हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 108 यानी 108। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ठीक है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन का। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है उर्मिला। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन दोनों ने उर्मिला शीर्षक से प्रबंध काव्य लिखकर उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को विशेष रूप से उभारा है। ठीक है, ध्यान रखना, उर्मिला प्रबंध काव्य की जब भी बात आएगी तो सिर्फ मैथिली शरण गुप्त का नाम नहीं होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी इसमें शामिल है। ठीक है, और इसमें क्या है? उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को विशेष रूप से उभारा है। ठीक, तो ध्यान रखें, उर्मिला कौन थी? श्री राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला। पूरी रामायण पे हमेशा फोकस किया जाता है कि राम ने वनवास किया था, ठीक है, लेकिन साथ में लक्ष्मण ने भी तो किया था। ठीक है, उस समय जो उनकी पत्नी की मनोदशा रही उसका चित्रण है इसमें। तो किस प्रकार से उपेक्षित हुई थी उर्मिला लक्ष्मण के जाने से, ठीक, तो इसका वर्णन इसमें मिलता है। आगे देखते हैं। नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ हैं कौन कौन से? नवीन का मतलब पूरा नाम है इनका बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, ध्यान दें। अपलक, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी तथा हम विषपाई जन्म के, क्वासी तथा हम विषपाई जन्म के, ये सभी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के अन्य काव्य ग्रंथ हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दें। बालकृष्ण शर्मा नवीन इन्होंने प्रभा और प्रताप, प्रभा और प्रताप का भी संपादन किया था। ठीक है, अगला बिंदु है दोस्तों कुमकुम, जो कि 1939 ईस्वी में, कुमकुम 1939 यानी 1939 ईस्वी में इनका पहला कविता संग्रह आया। ठीक है, किसका? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। हम विषपाई जन्म के, हम विषपाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है, काव्य कृति है हम विषपाई जन्म के, जन्म के। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। नूरजहां, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो देखो, एक प्रश्न इस प्रश्न में भी बन रहा है। ठीक है, कि नूरजहां कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों में प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जड़ें मजबूत होंगी। किसकी? आपकी स्टडी की। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, सिर्फ एक प्रश्न पर ना टिके, एक प्रश्न से जुड़ी हुई जितने बातें होती हैं वो सभी प्रश्न बनकर आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए पढ़ें और पूरे मन से पढ़ें। ठीक है, आगे देखें। इसका उत्तर ऑप्शन सी गुरु भक्त सिंह, गुरु भक्त सिंह का प्रबंध काव्य है नूरजहां। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। नूरजहां और विक्रम आदित्य, नूरजहां और विक्रम आदित्य गुरु भक्त सिंह का प्रबंध काव्य है। किसका? गुरु भक्त सिंह का प्रबंध काव्य है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई रचनाएं हैं।
किस पृष्ठभूमि पर रची गई रचनाएं हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नूरजहां और विक्रम आदित्य। जिसके रचयिता कौन है दोस्तों? गुरु भक्त सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान देंगे। ऑप्शन बी कन्यादान। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है। व्याख्या में देखें, कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है, बल्कि सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। किसकी? सरदार पूर्ण सिंह की कृति है कन्यादान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है ये। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस, फिर है आधे अधूरे, ये सभी मोहन राकेश की कृतियां हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीनों ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं और मोहन राकेश की कृतियां हैं। जबकि कन्यादान किसकी कृति है दोस्तों? सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। भाषा की शक्ति के रचनाकार, भाषा की शक्ति के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद है। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, इनकी अन्य प्रमुख कृतियां, उस पर भी ध्यान देते हैं, तो गौर करेंगे। जीवन और दर्शन, जीवन और दर्शन, फिर है चिद्विलस, चिद्विलस, फिर है ज्योतिर्विनोद, ज्योतिर्विनोद, फिर अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा, ये पूछी गई कृति है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा। इसके बाद है समाजवाद, समाजवाद, फिर है अंतरराष्ट्रीय विधान इत्यादि, अंतरराष्ट्रीय विधान इत्यादि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद की। ठीक है, फिर है दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी की जीवनी भी इन्होंने ही लिखी है। किसने? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ठीक है, ध्यान रखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, गौर करेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या? डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद, तो देखो अगर किसी चीज को पुरस्कार मिले हुए हैं, कोई सी भी कृति को, तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कृति बन जाती है। इसीलिए जब आप वीडियो देखें तो आप एक बार मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है रामबाण संकलन करके, ठीक है, उसमें जाकर आप सभी पुरस्कारों को और उनकी रचनाओं को देख लें। ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी होती है कि आपको स्टडी करनी कैसे है, क्योंकि साहित्य का स्वरूप बहुत ही व्यापक है। उसमें से आपको क्या छांट कर निकालना है और किस ढंग से पढ़ना है, वो ढंग आपको आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ हर कोई याद नहीं रख सकता, इसीलिए हमें पढ़ना है उस दृष्टि से जिससे हम अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हमें कैसे करनी है, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखें, आप वीडियोस देख रहे हैं बिल्कुल देखें, लेकिन अपने नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे एग्जाम से एक दिन पहले जब आप बैठें तो अपने नोट्स को देखें और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला बिंदु, गौर करें। उन्हें सर्वोच्च उपाधि, उन्हें किसे, यानी उन्हें का मतलब डॉक्टर संपूर्णानंद को सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त हुई।
तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि धारण करने वाले रचनाकार कौन हैं हिंदी साहित्य में? तो आप बताएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, उन्होंने मर्यादा, ध्यान दें, उन्होंने मर्यादा जो कि एक मासिक पत्र था, ठीक है, पत्र या पत्रिका थी, और टुकड़े जो कि अंग्रेजी दैनिक पत्र था, ठीक है, टुकड़े नहीं है, टुडे है, मैंने गलत बोल दिया, फिर से सुने। उन्होंने मर्यादा जो कि मासिक और टुडे अंग्रेजी का वर्ड है, ठीक है, अंग्रेजी दैनिक का संपादन किया था। किसने? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की रचना है ध्रुव चरित। ठीक है, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं। नरोत्तम दास भक्ति काल के कृष्ण आश्रयी शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। किस शाखा के? भक्ति काल के कृष्ण आश्रयी शाखा के रचनाकार माने जाते हैं नरोत्तम दास। ठीक है, इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित ही उपलब्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुदामा चरित से प्रश्न बनता है। ठीक, आगे देखें, ध्रुव चरित आंशिक रूप से उपलब्ध है, आंशिक रूप से उपलब्ध ग्रंथ है, लेकिन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें, किसकी रचना है ये? ध्रुव चरित और सुदामा चरित। तो ये रचनाएं हैं दोस्तों नरोत्तम दास की। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, दलित साहित्य का चर्चित लेखक, फिर से सुने, दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं और दलित साहित्य के चर्चित लेखकों में से एक हैं। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करें, दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, ध्यान देंगे, इस प्रकार हैं। किस प्रकार? गौर करें, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो कि इनकी आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, फिर है सदियों का संताप बस बहुत हो चुका। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, ये इनका कविता संग्रह है। ठीक है, फिर है सलाम इनका कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ठीक है, इसके बाद जूठन इनकी अपनी आत्मकथा है और बहुत इम्पोर्टेंट कृति है दोस्तों। ठीक है, जूठन इनकी आत्मकथा है। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की थी, नॉवेल, तो ये मेरी पहली पुस्तक थी जूठन, जिसे मैंने एक रात में पढ़ दिया था और वो मुझे आज तक याद है। तो वहीं से फिर क्या हुआ कि मुझे मतलब पुस्तकों से इतना प्रेम हो गया कि मैंने एक रात में न जाने कितने उपन्यास पढ़ डाले। तो जो पढ़ने की ललक थी वो मुझे इस कृति से प्राप्त हुई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपने अंदर भी एक जुनून पैदा कीजिए और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने बेहतर आप अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक लिखी है ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पुस्तक है ये।
अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, सेम प्रश्न है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों क्या, शरण कुमार लिम्बाले। अभी हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पढ़े थे, ठीक है। अब ऑप्शन में यहाँ पर दूसरा नाम है शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, जिन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है। क्या है? शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है। इसी शीर्षक के नाम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने आलोचना ग्रंथ लिखा है। तो अभी यहाँ पर आपको चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी कि आपको डिफरेंस करना कैसे है। समीक्षा पूछी जाएगी, समीक्षात्मक कृति, तो आप बताएंगे शरण कुमार लिम्बाले, समीक्षा की है उन्होंने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नाम से। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आलोचना ग्रंथ, तब आप नाम लेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। दोनों का शीर्षक सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके चलें। प्रश्न इसी तरह की जो द्वंद्व होते हैं उन्हीं से बनते हैं, ठीक है। आगे देखें, कभी भी सरल प्रश्न नहीं बनेंगे दोस्तों। जिस हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपनी स्टडी और मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखें, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में अक्कर माशी जो कि इनकी आत्मकथा है, फिर है छुआछूत, फिर है देवता आदमी, फिर है दलित ब्राह्मण जो कि इनका कहानी संग्रह है। इसके बाद है नर वानर, ठीक, फिर है हिंदू, फिर है बहुजन जो कि इनका उपन्यास है। और ये सभी इनकी कृतियां हैं, किसकी? शरण कुमार लिम्बाले की, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है व्याख्या, तो फिर से सुने। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है। इसी शीर्षक से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने आलोचना ग्रंथ लिखा है। शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में अक्कार माशी जो कि इनकी आत्मकथा, छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण जो कि इनका कहानी संग्रह है, नर वानर, हिंदू, बहुजन ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, ध्यान दें जरा। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? एक बार फिर से सुन लें प्रश्न को। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में, किसको? पौराणिक आख्यानों को, ध्यान दें, अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र कोहली ने। किसने? नरेंद्र कोहली ने। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, ध्यान दें दोस्तों। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से राम कथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है, ठीक है। ये जो राम काव्य सब क्या है? कृष्ण काव्य, पौराणिक कथाएं ही तो हैं, ठीक है। उन्हें इन्होंने क्या किया है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। किसके माध्यम से? अपने उपन्यासों के माध्यम से। उपन्यास कौन कौन से? दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध,
ठीक है, किसके उपन्यास हैं ये? नरेंद्र कोहली के। ठीक, आगे देखें, नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान, ठीक है, एक अभिज्ञान इनका उपन्यास है, कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। फिर से सुने, नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए धर्मवीर, धर्मवीर की रचना है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी। ठीक है, कपोत मीन्स कबूतर। पीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर धर्मवीर दलित धर्म के समर्थक हैं। किसके समर्थक? दलित धर्म के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, इसमें लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती। ठीक है, आगे देखें, डॉक्टर धर्मवीर का ही यह बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बातें नहीं कही उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। ठीक है, उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। एक बार फिर से सुने व्याख्या। डॉक्टर धर्मवीर दलित धर्म के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर बाजवी कपोत भी पपीहा भी में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती। डॉक्टर धर्मवीर का ही यह बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बातें नहीं कही हैं उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। ठीक, आगे देखें जरा व्याख्या। वे लिखते हैं दलित धर्म की पृथकता के लिए यह जरूरी नहीं है कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है। ठीक है, दलित धर्म की पृथकता के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है, ब्राह्मण धर्म अच्छा या बुरा है। इससे कबीर के धर्म को कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात स्पष्ट कर दी गई है कि ब्राह्मण धर्म बुरा है या अच्छा है, इससे कबीर के धर्म को कोई भी सरोकार नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट व्याख्या है, कथन है, तो आप ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ किसी के भी धर्म को लेकर जो है वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। ये सिर्फ आपकी स्टडी से रिलेटेड है, तो कोई भी जो है इससे ज़्यादा ना जुड़ जाएं। ठीक, आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कीजिए। ठीक, और किसी तरह की आलोचना ना कीजिए। ठीक, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है जिससे सांप्रदायिक भेदभाव बढ़े। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। और हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे?
अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। ठीक है, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो कि मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, समय मिले तो जरूर पढ़ें, अच्छी लगेगी आपको। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। निशा निमंत्रण के रचनाकार, निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी ख्याति मधुशाला की रचना के साथ हुई। इनकी एक रचना है मधुशाला, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली हिंदी साहित्य जगत में। ठीक है, इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह क्या है? तेरा हार, तेरा हार। ठीक है, इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह है और ये मीन्स हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। अमन का राग, अमन का राग के लेखक कौन है? तो अमन का राग के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है अमन का राग। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। अमन का राग, अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह है। यह एक कालजयी कविता है, यह एक कालजयी कविता है। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। 1952 यानी 1952, आज़ादी के बाद का वर्ष है ये दोस्तों। तो ध्यान रखें, पृष्ठभूमि समय बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है और इतिहास को जोड़कर चलना है, जिससे आपकी चीज़ें और कॉन्सेप्ट जो हैं दिमाग में क्लियर होते रहें। ठीक है, किसी भी युग के बारे में जब भी आप पढ़ें तो उसकी पृष्ठभूमि को ज़रूर आधार बनाएं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि जैसे जैसे युग परिवर्तन हो रहा है उसके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारण क्या रहे हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होगा वैसा ही साहित्य भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। मौर्य विजय, मौर्य विजय किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ध्यान दें। मौर्य विजय, मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा सन 1914 में लिखी गई प्रथम रचना है। ठीक है, किसकी? सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। कब लिखी गई? सन 1914, 1914 में लिखी गई। ठीक है, याद हो तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। ठीक है, द्वितीय है, प्रथम है, थोड़ा मैं समय में कंफ्यूज हो रही हूँ, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक, इनकी अन्य रचनाएं हैं, इनकी अन्य रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा पूछी गई रचना है। ठीक है, विषाद, दूरवादल, बापू। ठीक है, फिर से सुने दोस्तों, गौर करेंगे। मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की रचना है। 1914 में लिखी गई रचना है, इनकी पहली रचना है। और इनकी अन्य रचनाओं में अनाथ, आर्द्रा, विषाद, दूरवादल, बापू, आत्मोत्सर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। आत्मोत्सर्ग सियाराम शरण गुप्त की रचना है। मृणाई, नकुल, सुनंदा और गोपिका, नकुल, सुगंधा और गोपिका, ये भी सियाराम शरण गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।